Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 63 of Constitution of Pakistan. ये disqualification से related है. Article 62 में qualifications बताई गई थी, Article 63 में disqualifications बताई गई हैं. ये दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो सब आर्टिकल 1, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज एंड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट इफ़ कोई भी पर्सन मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता, चूज़ नहीं किया जा सकता अगर उसमें ये फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी तो. नंबर 1 ए, ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड हैज़ बिन सो डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट. पहली बात कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, वो पागल हो और किसी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो कि ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है. नंबर 2 बी, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी वो इंसॉल्वेंट होते हैं ना पर्सनस, वो हो, उसे किसी कोर्ट ने अभी तक क्लियर ना किया हो तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता. नंबर 3, ही सीजेस टू बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एक्वायर्स द सिटीज़नशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट. तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न ना हो या उसने किसी दूसरे मुल्क की सिटीज़नशिप ले ली हो, इस सिचुएशन में भी वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता. ही सीज़ टू बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मेंबरशिप उसने छोड़ दी हो और किसी दूसरे मुल्क की उसने मेंबरशिप ले ली हो इस सिचुएशन में. नंबर 4, ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर, कि वो पाकिस्तान की सर्विस में हो. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कोई सैलरी वगैरह ले रहा हो, कोई पाकिस्तान की सर्विस में हो, तो उस किस्म का पर्सन भी, देखें ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं बन सकते. सिर्फ फर्दर वो कह रहे हैं अदर दैन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर, सिर्फ वो वहाँ तक उनको छूट है, अगर कानून में ये लिखा हो कि ये मेंबर बन सकते हैं तो बन सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में तो उसके लिए वो पर्सन मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का. ई, he is in the service of statutory body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has controlling share or interest. अब ये नेक्स्ट बात ये कह रहे हैं, पहली में तो था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो पाकिस्तान की सर्विस में, यहाँ में कह रहे हैं कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो उसके अंडर या कोई ऐसी बॉडी हो जो कि ओन कर रही हो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई बॉडी हो, या फिर किसी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी में जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हों, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हों, वो उस ऐसी बॉडी की सर्विस में हो, वो पर्सन भी इलेक्ट नहीं हो सकता एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वो डिस्क्वालिफिकेशन में वो डिस्क्वालीफाई होगा. मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि नंबर 4 में ये था कि पाकिस्तान की सर्विस में वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट वन में था कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कोई गवर्नमेंट के अंडर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, उसमें वो काम करता हो, या किसी ऐसी बॉडी में वो काम करता हो जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हों या इंटरेस्ट हों, वो पर्सन अहल नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई होगा. नेक्स्ट वन, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 14B ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951, he is for the time being disqualified under any law in force in Azad Jammu and Kashmir from being elected as a member of Legislative Assembly of Azad Jammu and Kashmir. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो कि वो जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसकी लेजिस्लेटिव असम्बली जो है उसकी असम्बली है, अगर वो उसका मेंबर नहीं बन सकता तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा. नेक्स्ट वन 7, ही हैज़ बिन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हो जो कि कम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए. फॉर प्रोपगेटिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशल टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके कोई बात कर रहा हो, इस वजह से कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हो, कम्पिटेंट कोर्ट ने.
और सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी, सालमियत वगैरह के अगेंस्ट जाके उसने कोई बात की हो तो इस वजह से उसको कन्विक्ट किया गया हो, और विच डिफेम्स और ब्रिंग्स इनटू रिडिक्यूल जुडिशरी, या उसने जुडिशरी को रिडिक्यूल किया हो, इस वजह से उसको सज़ा दी गई हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, और द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान आर्मी की जो उसके अगेंस्ट जाके उसने कोई ऐसी बातें की हो जिसकी वजह से उसको कन्विक्ट किया गया हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed सिंस हिज रिलीज़। लेकिन वो उसको कन्विक्ट तो किया गया इन बातों की वजह से, लेकिन फिर उसको रिलीज़ हुए 5 साल गुजर गए हों, तो उस 5 साल अरसा गुजरने के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। देखिए यहाँ पे जो बात क्लियर कट बताई गई है, अगर किसी ने प्रोपेगेंडा किया हो किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, या जुडिशरी के अगेंस्ट, या फिर किसी ने प्रोपेगेंडा किया हो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट और को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया उस और फिर वो सज़ा कंप्लीट करने के बाद, उसके रिलीज़ होने के बाद 5 साल का अगर अरसा गुजर गया हो तो फिर वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। अदरवाइज़ अगर 5 साल नहीं गुजरे तो फिर वो इलेक्ट नहीं हो सकता, वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ही हैज़ बिन ऑन कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग moral turpitude sentenced to imprisonment for a term not less than 2 years। दूसरी बात आ गई कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का किसी पे केस बनाओ और उसको कन्विक्ट किया, मॉरल टर्पिट्यूड रेप होगी, सोडमी वगैरह इस किस्म के जो केसेस हैं उनमें उसको सज़ा हुई हो और 2 साल से कम की सज़ा ना हो, 2 साल से ज़्यादा की उसको सज़ा हुई है मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस में, फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed सिंस हिज रिलीज़। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि उसको कन्विक्ट किया गया 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, और जब वो रिलीज़ हुआ, उसके रिलीज़ होने के बाद 5 साल का अरसा गुजर चुका है, तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है, फिर वो उस पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन इस बेस पे नहीं होगी। Next one, he has been dismissed from the service of Pakistan or service of a corporation or office set up or controlled by the federal government, provincial government or a local government on the ground of misconduct। नेक्स्ट वाली वो ये बात कह रहे हैं कि किसी को वो पाकिस्तान की सर्विस में या कोई कॉरपोरेशन या किसी ऑफिस जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हो या लोकल गवर्नमेंट के अंडर हो, उस पे उसको मिसकंडक्ट की वजह से डिसमिस किया गया हो, तो इस सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। मिसकंडक्ट कोई करप्शन वगैरह की हो, अब ये वो रूल्स वगैरह अगर हम देखें तो मिसकंडक्ट में ये सारी बातें आ जाती हैं। सो मिसकंडक्ट की बेस पे उसको डिसमिस किया हो सर्विस से, तो इस सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई होगा अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed सिंस हिज डिसमिसल। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ गई कि उसकी डिसमिसल को अगर 5 साल का अरसा गुजर गया तो उसके बाद वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई ही रहेगा। नेक्स्ट वन, ही हैज़ बिन रिमूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान का सर्वेंट था, उसको रिमूव किया गया। देखें, रिमूवल और डिसमिसल ये डिफरेंट दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कह रहे हैं रिमूव किया गया हो सर्विस से, या वो जबरी रिटायरमेंट होती है वो करवाई गई हो फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और सर्विस ऑफ कॉरपोरेशन और ऑफिस सेटअप और कंट्रोल्ड अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर वाले में था कि डिसमिस कर दिया गया हो, यहाँ पे कह रहे हैं रिमूव कर दिया गया हो या उसको जबरी रिटायरमेंट उसको करवाई गई हो और उस पर चार्ज किया हो मिसकंडक्ट का। इस सिचुएशन में भी वो डिस्क्वालीफाई होगा अनलेस पीरियड ऑफ 3 years हैज़ elapsed सिंस हिज रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। लेकिन उसको जब ये जबरी रिटायर किया गया था या उसको रिमूव किया गया था, तो इस सिचुएशन में अगर 3 साल का अरसा गुजर गया तो उसके बाद वो अहल होगा, उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा, वो इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकता। अगर डिसमिस किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट तो 5 साल, अगर रिमूव किया जाएगा या उसको जबरी रिटायर किया जाएगा तो इस सिचुएशन में
3 साल के बाद वो अहल हो सकता है, 3 साल से पहले वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। 1K, ही हैज़ बिन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की सर्विस में हो और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या उसके अंडर हो, या और एनी बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोलिंग शेयर्स और इंटरेस्ट, यानी पाकिस्तान की सर्विस में हो, कोई भी एक ऐसा इदारा हो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंडर हो, उसमें वो सर्विस करता हो, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज़ elapsed सिंस ही ceases टू बी इन सच सर्विस, लेकिन 2 साल ख़त्म होने के बाद वो इलेक्शन लड़ सकेगा। देखें, जिस तरह ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं, जजेस वगैरह होते हैं, जब वो सर्विस में होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं बन सकते, बट जैसे ही वो उनकी सर्विस ख़त्म होती है उसके बाद 2 साल के अरसे के बाद वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एल, ही वेदर बाय हिमसेल्फ, यानी वो पर्सन, उसने खुद, और बाई एनी पर्सन, या किसी पर्सन के थ्रू, और बॉडी ऑफ पर्सनस इन ट्रस्ट फॉर हिम, या कोई पर्सनस की बॉडी है जिसको उसने ट्रस्ट के तौर पे उनके थ्रू, और फॉर हिज बेनिफिट, या उसके बेनिफिट के लिए, और ऑन हिज अकाउंट, और एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस पर्सन ने क्या किया हो। देखें, कोई ऐसा पर्सन जिसने अपने लिए खुद या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को उसने उन पे ट्रस्ट करके उनके थ्रू क्या किया, या किसी वो मेंबर है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपने बेनिफिट के लिए, हैज़ एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका शेयर है या इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं कि ऐसा पर्सन जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, जिसमें उसका शेयर हो या इंटरेस्ट हो, उसने खुद किया हो या उसके बिहाफ पे किसी ने किया हो, किसी पर्सन 2-3 पर्सनस हैं उन्होंने उसके बिहाफ पे किया हो, या फिर वो मेंबर हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो गवर्नमेंट के साथ जिसमें उसका शेयर और इंटरेस्ट हो, वो डिस्क्वालीफाई होगा। नॉट बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, लेकिन अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के दरमियान है, फिर तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई के लिए, और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, या किसी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए, और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्विस अंडरटेकन बाय, या फिर उसने वो किसी सर्विस की परफॉर्मेंस के लिए, वो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इन सारी सिचुएशन में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा। अब इसकी अगर एग्जांपल दें तो देखें, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे रज़ाक दाऊद था, फिर नदीम बाबर थे, ये मुआवने ख़ुसूसी तो बने थे बट ये पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं बन सकते थे, क्योंकि अब इनकी अपनी कंपनीज़ थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह गवर्नमेंट के साथ किए थे। नदीम बाबर की उनकी पावर की कंपनीज़ थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो इस सिचुएशन में चूंकि उनके गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे जिसमें उनके शेयर थे, उनके इंटरेस्ट थे, तो वो पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं बन सकते थे, ये डिस्क्वालिफिकेशन उन पे लगती थी। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर अलाउड है, अदरवाइज़ वो डिस्क्वालीफाई होंगे अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ जिसमें उनका शेयर और इंटरेस्ट है। अब इसके साथ प्रोवाइज़ो क्या ऐड किया, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस पैराग्राफ शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। अब आगे बता रहे हैं कि किन किन सिचुएशन में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इसी पैराग्राफ के साथ वो अटैच कर रहे हैं। नंबर 1, वेयर द शेयर और इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व्स ऑन हिम by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator until the expiration of 6 months after it has so devolved on him। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा मेंबर बनने के लिए अगर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गवर्नमेंट के साथ उसमें उसका शेयर और इंटरेस्ट था जो वो डिवॉल्व हुआ है थ्रू इनहेरिटेंस, यानी उसके फादर का अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ तो ऑब्वियसली उसके अगर फादर की डेथ हो जाती है तो वो डिवॉल्व हो कि उसका शेयर और इंटरेस्ट उनके बच्चों पे आ जाता है। तो इस सिचुएशन में या लिगैटी होता है, किसी को आप वसीयत के थ्रू बनाया गया है, या एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर किसी ने अपॉइंट कर दिया है अपनी लाइफ में
उन शेयर्स का उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इन सारी सिचुएशन में अगर तो वो शेयर और इंटरेस्ट डिवॉल्व हो रहे हैं उस पर्सन में तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन until the expiration of 6 months after it has so devolved on him, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा। लेकिन कितने अरसे के लिए, वो फर्दर कह रहे हैं जिस दिन से उस पर ये शेयर और इंटरेस्ट डिवॉल्व हो रहा है उस दिन से लेके आगे के 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो हो सकता है। अब इसको अगर मैं सम अप करूं तो यहाँ पे इसमें इस क्लॉज में ये कहा गया था कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का शेयर या इंटरेस्ट किसी पर्सन पे डिवॉल्व हो रहा है थ्रू इनहेरिटेंस, लेगैटी या फिर एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उस पर डिवॉल्व हो रहा है, तो जिस दिन उस पर डिवॉल्व होगा उस दिन से ले के अगले 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये क्लॉज उस पर अप्लाई नहीं होगी, ये पैराग्राफ उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगले 6 महीने तक जिस दिन से उस पर ये इंटरेस्ट और शेयर डिवॉल्व हुई है उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन उस दिन से लेके डिवॉल्व होने वाले दिन से लेके 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नंबर 2 में क्या कंडीशन है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन एंटर्ड इनटू बाई और ऑन बिहाफ ऑफ ए पब्लिक कंपनी, जहाँ पे उस पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था गवर्नमेंट के साथ वो पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे किया था, एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ विच ही इज़ अ शेयर होल्डर। किसी पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसका वो शेयर होल्डर है, बट इज़ नॉट डायरेक्टर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कंपनी, लेकिन वो उस कंपनी का डायरेक्टर ना हो। लेकिन देखिए यहाँ पे कह रही हैं दूसरी कंडीशन वो है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी कंपनी के बिहाफ पे, किसी पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसने और जिसमें उसके शेयर्स तो हों लेकिन वो उस कंपनी का डायरेक्टर ना हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास ना हो, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई ना होगा। सिर्फ शेयर होल्डर है उस पब्लिक कंपनी का और उस कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट के साथ या उसके उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे जिसका वो सिर्फ शेयर होल्डर है, डायरेक्टर वगैरह नहीं है, तो इस सूरत में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। थर्ड वन, वेयर ही इज़ अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरी सिचुएशन ये बता रहे हैं कि वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन एंटर्ड इनटू बाई एनी अदर मेंबर ऑफ दैट फैमिली, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ किया गया ये किसी दूसरे, उस जो अनडिवाइडेड फैमिली थी हिंदू की, किसी दूसरे मेंबर ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest, लेकिन उस जिस पर्सन ने उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो किया है कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ, उसमें वो पर्सन जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका सेपरेट बिजनेस था और उसके बिज़नेस में इस पर्सन का अगर कोई शेयर नहीं है तो इस सिचुएशन में वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। सो ये 3 इसके साथ सिचुएशंस बता दी गई हैं जिनमें ये जो क्लॉज एल है ये अप्लाई नहीं होती, वो पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। अब इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इन दिस आर्टिकल गुड्स। अब ये वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये गुड्स को, ये सामान वगैरह भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, ये उससे रिलेटेड है। इन दिस आर्टिकल गुड्स डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब इसमें ये गुड्स में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी फसलें वगैरह, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं, उनकी सप्लाई के लिए ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा इस गुड्स में। और कमोडिटी ग्रोन और प्रोड्यूस्ड बाय हिम, जो भी उसने फसलें वगैरह उगाई हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फसलें वगैरह, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और सच गुड्स एज ही इज़ अंडर एनी डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अंडर ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू सप्लाई। और दूसरी सिचुएशन गुड्स में वो बातें भी इंक्लूड नहीं होगी जहाँ पे उस पर कोई ऑब्लिगेशन है, उस पर कानून के तहत उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसने गुड्स सप्लाई करनी है, तो इस सिचुएशन में भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो चीज़ें गुड्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगी। कौन सी? नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कमोडिटी ग्रोन, जो उगाई वगैरह गई हैं।
वो इंक्लूड नहीं होंगी। और दूसरा, अगर वो अंडर ऑब्लिगेशन है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने वो चीज़ें सप्लाई करनी है, तो वो भी अंडर द लॉ उसकी ज़िम्मेदारी है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगी उस गुड्स में। नेक्स्ट वन, एम क्लॉज, ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर दैन द फॉलोइंग ऑफिसेस। यहाँ पे वो फर्दर बता रहे हैं कि कोई उसका अगर तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है तो फिर इस सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन ये फॉलोइंग जो ऑफिसेज हैं इनमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। एन ऑफिस विच इज़ नॉट होल टाइम ऑफिस रेमुनरेटेड ईदर बाय सैलरी और बाय फ़ी। ऐसा ऑफिस हो जो कि फ़ुल टाइम जहाँ पे वो सर्विस में ना हो और वहाँ से उसको कोई सैलरी और फीस वगैरह ना मिलती हो, तो इस सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नंबर 2, द ऑफिस ऑफ लंबरदार वेदर कॉल्ड बाय दिस और एनी अदर टाइटल। वो लंबरदार होते हैं ना गाँव के, उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो अगर कोई पर्सन लंबरदार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपने डिस्क्वालीफाई कर देना है, वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो भी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट वन, कौमी रज़ाकार। अब ये रज़ाकार जो होते हैं इनके लिए भी वो कह रहे हैं कि वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकते हैं। लास्ट वन, any office the holder whereof by virtue of such office is liable to be called up for military training or military service under any law providing for the constitution or raising ऑफ अ फोर्स। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट वन में ये कह रहे हैं कि वो अगर किसी ऑफिस में है और उस ऑफिस में बाय वर्च्यू ऑफ इट होता है कि वो ये भी कंसिडर किया जाएगा कि उसने मिलिट्री में भी जाना है और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है, तो वो पर्सन भी इंक्लूड होगा बाय वर्च्यू ऑफ। जैसे बाय वर्च्यू ऑफ की मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हमारे एडिशनल सेशन जजेस हैं, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑफिस वो जस्टिस ऑफ पीस भी हैं। सेम लाइक ये कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा ऑफिस होल्डर हो जहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ इटसेल्फ उसको मिलिट्री में भी सर्व करना पड़े, तो इस सिचुएशन मिलिट्री ट्रेनिंग में या मिलिट्री सर्विस में उसको जाना पड़े अंडर द लॉ उस ऑफिस की वजह से, तो वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो भी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। Next clause N, he has obtained a loan for an amount of 2 million rupees, यानी 2 million rupees 20 लाख रुपए तक का उसने लोन लिया हो किसी पर्सन ने और मोर या उससे ज़्यादा का हो, फ्रॉम एनी बैंक, किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से और कोऑपरेटिव बॉडी इन हिज ओन नेम, उसने अपने नाम पे लोन वगैरह लिया हो इन सब से, और इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस, अपने स्पाउस के नाम पे या उसने लोन लिया हो, और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, या अपने किसी बच्चों वगैरह के किसी भी डिपेंडेंट के नाम पे उसने कोई लोन लिया हो, विच रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट, लेकिन फिर बाद में उसने पे ना किया और 1 साल का अर्सा गुजर गया हो और वो जो लोन लिया था वो अनपेड हो, और हैज़ गॉट सच लोन रिटर्न ऑफ, या उसने इस कर्ज़े को माफ़ करवा लिया हो, तो इस सिचुएशन में भी वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सन ने अपने नाम पे, अपनी स्पाउस यानी बीवी या हस्बैंड ने उनके नाम पे, या अपने डिपेंडेंट जिसमें बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं उनके नाम पे कोई 2 मिलियन तक का लोन लिया हो, जो कि 1 साल गुजर गया है उसकी ड्यू डेट से, उसने उसको पे अप ना किया हो या उसको राइट ऑफ करवा लिया, उसको माफ़ करवा लिया, तो इस सिचुएशन में वो पर्सन भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्लॉज ओ, ही और हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट has defaulted in the payment of government dues and utility expenses। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो उसने खुद या उसके स्पाउस ने या उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हो पेमेंट में, गवर्नमेंट ड्यूज़, जो गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज़ हैं उनमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, या यूटिलिटी एक्सपेंसेस यानी बिजली का बिल नहीं दिया, गैस का बिल नहीं दिया, सो इस किस्म के ये जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं उनमें डिफ़ॉल्ट किया हो, इंक्लूडिंग टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर चार्जेस इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ओवर 6 months एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज नॉमिनेशन पेपर्स। अब यहाँ पे क्लॉज ओ में ये कहा है कि किसी पर्सन ने खुद
या उसके स्पाउस ने या उसके डिपेंडेंट्स ने किसी गवर्नमेंट के ड्यूज़ की पेमेंट ना की हो, यूटिलिटी बिल्स जिसमें टेलीफोन बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली आ गई, गैस वाटर चार्जेस वगैरह हो गए जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा हों और 6 महीने का टाइम गुजर गया। देखें, फॉर ओवर 6 मंथ्स एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ हिज नॉमिनेशन पेपर्स, यानी उससे पहले 6 महीने का टाइम गुजर गया जब वो नॉमिनेशन पेपर दे रहा है, उससे 6 महीने से पहले से ये ड्यूज़ वगैरह थे लेकिन उस पे नहीं किए गए तो वो भी डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज पी, ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज ए मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पे पी में सिंपल उन्होंने कहा है कि किसी भी लॉ के अंडर अगर किसी पर्सन को पार्लियामेंट का या किसी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो तो फिर वो पार्लियामेंट का या उस असेंबली का, उस प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ लॉ शैल नॉट इंक्लूड एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर आर्टिकल 89 और आर्टिकल 128। लेकिन यहाँ पे ये जो कह रहे हैं लॉ की, अब इस क्लॉज पी में ये कहा था किसी लॉ के अंडर कोई पर्सन अगर डिस्क्वालीफाई है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता या किसी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता तो वो मेंबर नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में कहा है, जो ये वर्ड लॉ का यूज़ किया है इसमें ऑर्डिनेंसेस इंक्लूड नहीं है। अब ऑर्डिनेंसेस कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर गवर्नर किसी भी प्रोविंस का, वो ऑर्डिनेंसेस दे सकते हैं। यानी थ्रू लेजिस्लेशन जो लॉ बनते हैं, जो पार्लियामेंट या कोई प्रोविंशियल असेंबलीज जो लॉ बनाती हैं, उनके अंदर अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई किया गया है कि वो मेंबर नहीं बन सकता तो वो लॉ कंसिडर किया जाएगा, ऑर्डिनेंसेस को एज लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई थी आर्टिकल 63 में। अब इसके साथ सब आर्टिकल 2 अब यहाँ पे अगला वो प्रोसीजर बता रहे हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट हैज़ बिकम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अ मेंबर, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि कोई जो मेंबर है पार्लियामेंट का जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है, जो पार्लियामेंट में आ चुका है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, उस पर ये जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं कोई उस पर एप्लीकेबल हो गई है। द स्पीकर, तो यहाँ पे क्या होगा? द स्पीकर और एज द केस मे बी द चेयरमैन, या तो स्पीकर अगर वो नेशनल असम्बली का मेंबर है तो स्पीकर, अगर वो सेनेट का मेंबर है तो चेयरमैन सेनेट, शेल अनलेस ही डिसाइड्स दैट नो सच क्वेश्चन हैज़ अराइजन। तो यहाँ पे पहली बात तो ये अब इस पैराग्राफ में ये बताई गई है कि उन्होंने डिसाइड करना है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं चेयरमैन सेनेट या नेशनल असम्बली के स्पीकर। सो ये वो डिसाइड करेंगे अगर ये क्वेश्चन राइज हो गया कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया या नहीं हो गया, पहली बात। और अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेंबर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो क्या करेंगे? रेफर द क्वेश्चन टू इलेक्शन कमीशन विद इन 30 डेज़, तो वो 30 दिन के अंदर रेफरेंस बना के जो है वो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। एंड शुड ही फेल टू डू सो विद इन द अफोरसेड पीरियड इट शैल बी डीम टू हैव बीन रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर वो 30 दिन में नहीं भेजते वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट, अगर वो 30 दिन में ये रेफरेंस बना के नहीं भेजते इलेक्शन कमीशन को तो वो समझा जाएगा कि उन्होंने भेज दिया। तो प्रोसीजर ये, अगर क्वेश्चन राइज हो गया कि कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया है तो विद इन 30 डेज़ वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जिस भी, अगर वो नेशनल असम्बली का मेंबर है तो स्पीकर, अगर सेनेट का मेंबर है तो चेयरमैन सेनेट, वो उसका रेफरेंस बना के विद इन 30 डेज़ भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। और अगर नहीं भेजा तो वो कंसिडर किया जाएगा, डीम किया जाएगा कि भेज दिया गया। नंबर 3, द इलेक्शन कमीशन शैल डिसाइड द क्वेश्चन विद इन 90 डेज़ फ्रॉम इट्स रिसीट। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? 90 दिन के अंदर अंदर इस मैटर को डिसाइड करेगा और डीम टू हैव बीन received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified he shall cease to be a member and his seat shall become vacant। इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, 90 दिन में उन्होंने फिर डिसाइड करना है। और उसके बाद अगर तो नेशनल कमीशन ने डिसाइड कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है। सो उसके बाद फिर उस पर दोबारा बाई पोल्स वगैरह ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। सो ये था आर्टिकल 63 का प्रोसीजर। आर्टिकल
सब आर्टिकल 1 में सारी डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। आर्टिकल 2-3 में सब आर्टिकल 2-3 में सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है कि अगर किसी पर्सन में ये डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी तो क्या होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 63, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।